मसला है। तो फिर भाई हम क्या कर सकते हैं। मुस्लिम पॉलिटिकल मूवमेंट, मुस्लिम पॉलिटिकल मूवमेंट इन इंडिया, इसकी जो बेसिस हैं वो अगर ट्रेस की जाए कि इन्हें सियासी तौर पर क्यों इन्होंने शुरू की, तो ऑफ कोर्स उसकी बेसिस में सर सैयद का रोल तो है ही है, डेफिनेटली। बट मुस्लिम पॉलिटिकल मूवमेंट में खुद ब्रिटिश रिस्पॉन्सिबल है, ब्रिटिश फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही है जी। कैसे इंपॉर्टेंट है? ज़ाहिर ब्रिटिश इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव जो कंट्रोल है ब्रिटिश का, ये तो 18th सेंचुरी में शुरू हो गया था, जब इनके पास 3 बड़े एरियाज थे। एक मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड बंगाल प्रेसिडेंसी। सो ये तो 18th सेंचुरी से ही एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश ये तो शुरू हो चुका हुआ था, कोई नई बात तो नहीं। फिर 19th सेंचुरी में प्रॉपर एक्ट्स इंट्रोड्यूस होना शुरू हो गए थे फॉर इंडिया। टिल 1857-58 ईस्ट इंडिया कंपनी ये गवर्न कर रही थी इंडिया को। आफ्टर 1858 ब्रिटिश क्राउन इसकी एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हो गई 1858 ऑनवर्ड्स। और ब्रिटिश क्राउन यानी हम डायरेक्ट कॉलोनी डिक्लेयर हो गए, कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश बन गए। So the very first act was introduced in 1861, Councils Act 1861। वो इंट्रोड्यूस कर चुके थे ब्रिटिश। इसी काउंसिल एक्ट में सर सैयद, इसी काउंसिल एक्ट की जो अब कह लो कि एग्जेक्टिव काउंसिल है, उसके एडिशनल मेंबर भी बने थे 1878 से 83 तक। However, there were no elections in India, कोई इलेक्शंस इंडिया में नहीं थे। 1882 में एक बिल, अल्बर्ट बिल, ये इंट्रोड्यूस किया गया था लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आप इसको कह सकते हैं, ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी इंडिया में इंट्रोड्यूस करने के लिए, इंट्रोडक्शन ऑफ डेमोक्रेसी।
सर सैयद ने इसको अपोज किया था। रीजन, सेपरेट सीट्स फॉर मुस्लिम्स। और फिर जब 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस भी किसने बनवाई थी? ऑफ कोर्स ब्रिटिश ने, याद रखिएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडियंस ने नहीं बनाई थी, ये ब्रिटिश ने बनाई थी। इसका फर्स्ट जो प्रेसिडेंट है वो भी A.O. ह्यूम ब्रिटिश था। सो इसको भी सर सैयद ने अपोज किया था। वही रीजन कि हिंदू मेजॉरिटी बन जाएगी। बट रियल सेंस में जो मुस्लिम पॉलिटिकल मूवमेंट है उसकी बिगिनिंग, रियल बिगिनिंग, दैट इज बिकॉज ऑफ 1892 एक्ट। 1892 का एक्ट जो आफ्टर 1861 आया, इस एक्ट के बाद अगला नेक्स्ट ये वाला आया। सो 1892 के एक्ट से elections were introduced in India at the highest level. So यहां से फिर कहा जाता है जी कि मुस्लिम पॉलिटिकल मूवमेंट की एक प्रॉपर बिगिनिंग वो इस प्रिटेक्स्ट में हो रही है। प्रॉपर फर्स्ट डेवलपमेंट जिसको कहा जाता है वो 1906 की शिमला डेपुटेशन है। बट 1892 से 1906 का जो फेज है इसमें मुस्लिम्स की इनसिक्योरिटीज, कंसर्न्स, एप्रीहेंशंस, इनको समझना बहुत जरूरी है। और इनको समझने के लिए फिर हमें 1892 एक्ट जो है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्टेक्स्ट में कैसे काम करता था, इसका लेजिस्लेचर यानी लॉ मेकिंग बॉडी इसकी कैसी थी, और इसमें फिर मुस्लिम्स के लिए इनके राइट्स के लिए क्या प्रोविजंस थी, तो उसको फिर समझना बहुत जरूरी है सो दैट कि हम बेहतर तौर पर इस चीज को इवेलुएट कर सकें कि भाई कैसे अगली अगली ये शिमला की जो 1906 की डेवलपमेंट है ये कैसे जो है वो मटेरियलाइज हुई है। सो आई पर्सनली बिलीव दैट अगर आपने मुस्लिम पॉलिटिक्स को या ओवरऑल इवन इन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की पॉलिटिक्स है, इन दोनों पॉलिटिक्स को अगर रियल सेंस में समझना है तो आपको फिर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्होंने कोई वॉर करके तो ना इंडिया बना ना पाकिस्तान बना, ये तो स्ट्रगल सारी पॉलिटिकल है। और पॉलिटिकल स्ट्रगल जिस सिस्टम में है उस सिस्टम को तो फिर समझना पड़ेगा ना जी। अगर वो सिस्टम ही अंडरस्टैंड नहीं होता तो आपकी पॉलिटिकल स्ट्रगल तो फिर रट्टे हैं, जुबानी जितने मर्जी मार लो, मैट्रिक एफए से मार ही रहे हैं आप लोग रट्टे। So make sure that there are 4 administrative models: 1892, 1909, 1919 and 1935। इन चारों को समझना और इनका कंपैरिजन ये बहुत जरूरी है सो दैट क्या मुस्लिम इनसिक्योरिटीज को, कंसर्न्स को, एप्रीहेंशंस को अंडरस्टैंड कर सके।
और साथ आप ये भी अंडरस्टैंड कर सकें कि जो एफर्ट्स रही ऑफ मुस्लिम लीडरशिप वो क्या थी, और हाउ ब्रिटिश रिस्पोंडेड, एंड व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस स्लैश हिंदूज। लगभग तमाम डेवलपमेंट्स 1906 से लेके 1947 तक आपको किसी भी पैटर्न का सवाल आ जाए, कोई भी सवाल आ जाए, मेक श्योर कि आपके ये 3 हेडर्स उसमें जरूर इनकॉर्पोरेट हो रहे हो। कोई भी सवाल आ जाए कि हमारी लीडरशिप की उस डेवलपमेंट के मुतालिक क्या एफर्ट्स थी, क्या स्टांस था, ब्रिटिश ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस या हिंदूज ने कैसे रिस्पॉन्ड किया। सो ये एक क्रिटिकल एनालिसिस का हेडर बना के भी आप इसको लिख सकते हैं। कोई भी सवाल आ जाए ये जेनों में बिठा लें कि उस पर हमारा क्या व्यू था, ब्रिटिश का क्या व्यू था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या व्यू था, तो आप एग्जामिनर को फिर इफेक्टिवली अट्रैक्ट कर सकते हैं कि भाई हमने रट्टे नहीं मारे हुए, हमें कंसेप्चुअल स्टडी है हमारी मुस्लिम नेशनलिज्म की। सो हमें जनाब पहले तो ये 1892 का एक्ट, बहुत जगहों पर बहुत तरह इसका डाटा डाटा जितना होगा जी वो आपने फिर क्लास का उसको, अगर आप हमें किसी काबिल समझते हैं तो वो क्लास का डाटा आपने उसको फॉलो करना। गवर्नर जनरल और वाइसराय एक ही बंदे का नाम है। रूलर ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट का नाम है, और वॉइसराय क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव है ऑफ क्राउन, ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया, तो उसको वॉइसराय। तो ये इंटरचेंजेबली ये वर्ड यूज होता है जी। तो आपने सबसे पहले घबराना नहीं। आप किसी एक वर्ड के साथ पूरी फ्रीडम मूवमेंट को, आप वाइसराय के वर्ड को यूज कर लें, आप गवर्नर जनरल के वर्ड को यूज कर लें। ईस्ट इंडिया कंपनी जब रूल कर रही थी इंडिया को 1858 तक, तो वो सिर्फ गवर्नर जनरल का पोस्ट जो है वो देती थी, वाइसराय नहीं होता था। 1858 से फिर वाइसराय होना शुरू किया। ये एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल क्या था 1892 का? गवर्नर जनरल और वाइसराय बीइंग द रूलर ऑफ इंडिया, और इसके नीचे फिर 2 फोरम्स, एक को कहते थे एग्जेक्टिव काउंसिल और दूसरी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। एग्जेक्टिव काउंसिल में 5 मेंबर जी, एंड ऑल 5 वर ब्रिटिश। ये एग्जेक्टिव काउंसिल ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को देखती थी जी, ये असिस्ट करती थी एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नर जनरल को। यानी आप इसको इक्वेट कर सकते हैं
इक्वलेंट टू मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसकी कैबिनेट, कोई ब्रिटिश इंडियन नहीं है इसमें। दूसरी तरफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, काफी किताबों में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का वर्ड ही मौजूद नहीं है, वो इसको लिख देते हैं एडिशनल मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, यानी इसी के एडिशनल मेंबर्स। क्यों? क्योंकि ये लॉ मेकिंग बॉडी होती थी, और जब भी लॉ मेकिंग होती थी तो इसके जो भी मेंबर हैं वो तो है ही हैं। दीज 5 ब्रिटिश आल्सो दे यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन लॉ मेकिंग। तो इसके अलावा फिर बाकी जो मेंबर्स हैं उनके लिए कई किताबों में एडिशनल मेंबर, यानी सर सैयद को भी पुराने 1861 के लिहाज से कहते थे एडिशनल मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ये एडिशनल मेंबर मिनिमम 16, मैक्सिमम 20 इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। आउट ऑफ दीज 16 to 20, 40% सीट्स इंडियंस के लिए थी जी, और 60% ऑफिशियल्स, सरकारी ओहदेदार। अब वो सरकारी ओहदेदार ब्रिटिश हो, इंडियन हो, लेकिन मतलब कि वो तो है तो सरकार का ही ना जी। सही है जी। यानी जब भी लॉ मेकिंग होगी तो देयर विल बी इन टोटल 21 मिनिमम एंड मैक्सिमम 25 बंदे जो 40% इंडियंस, तो सॉरी 5 ब्रिटिश हो गए एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाले, 6 to 16 to 20, 40% इंडियंस, यानी कि मिनिमम 6 टू मैक्सिमम 8, 10 से 12। ये कौन हुए? ऑफिशियल्स। इंडियंस के लिए कई किताबों में वर्ड लिखा हुआ नॉन ऑफिशियल्स, यानी जो सरकारी ओहदेदार ना हो, तो वो यानी कि इंडियंस। और ये 6 to 8 इंडियंस फॉर द फर्स्ट टाइम 1892 में ये डिसीजन हुआ कि ये 6 to 8 इंडियंस, कम से कम 6 या ज्यादा से ज्यादा 8, ये इंडियंस इलेक्टेड होंगे जी। ये इंडिया में इलेक्शंस के जरिए आएंगे, पूरे इंडिया में इलेक्शंस होंगे जी, और उससे ये आएंगे। सेम मॉडल हमें फिर सूबों में भी नजर आता है कि सूबे का गवर्नर, उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसके एडिशनल मेंबर्स। सो व्हेन इन 1892 फर्स्ट इलेक्शंस हुए, तो इन 6 सीट्स पर जो इलेक्शंस हुए, कम अज कम नो मुस्लिम मैनेज टू वन एनी सीट, कोई मुस्लिम नहीं जीता। नॉमिनेशनल इलेक्शन होते थे, यानी ब्रिटिश खुद नॉमिनेट करते थे। ब्रिटिश यूज टू नॉमिनेट। किसको नॉमिनेट करते थे? कभी बार काउंसिल को, कभी किसी ट्रेड यूनियन को, एक्सेट्रा, कि भाई आप अपने में इलेक्शन करवा लें, जो जीतेगा वो मेंबर बन जाएगा। यानी ये नहीं है कि पूरे ऑल इंडिया लेवल पर सारे दुनिया वोट कर रही होती थी, बट द पॉइंट इज कि किसी भी एरिया में जो पॉपुलेशन है, जैसी पॉपुलेशन की नेचर होगी ना जी,
वैसी ही इन यूनियंस की नेचर होती है। जाहिर है ऐसा तो नहीं हो सकता कि क्वेटा की बार काउंसिल में कोई पंजाबी जीत जाए। वहीं के लोग ही जीतेंगे ना, या बलोच होगा या पख्तून होगा। कराची की बार काउंसिल के इलेक्शन में या महाजर जीतेगा या सिंधी जीतेगा, कोई पंजाबी तो नहीं जाके जीत सकता। सो जैसी पॉपुलेशन की नेचर होती है, यूनियन की नेचर भी वैसी होती है। तो पॉपुलेशन वाइज मुस्लिम्स तो scattered थे, they were only 25% across India. Hindus were about 65% and others were about 10%. और अगर हम उस वक्त के प्रोविंसेस को ही देख लें, सिर्फ इंडियन प्रोविंसेस, तो इंडियन प्रोविंसेस को भी अगर हम देखें तो पंजाब का प्रोविंस एट दैट टाइम, उसमें अबाउट 50% मुस्लिम्स कहा जाता है। बंगाल में जी 54%, यूपी 14%, सीपी लेस देन 10%, मद्रास लेस देन 10% एंड बॉम्बे 25%। ये 6 ही तो सूबे थे बस, ओनली 6 प्रोविंसेस। और इन 6 प्रोविंसेस में भी कोई मुसलमान कहीं पर बहुत एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में नहीं है ना, ओवरऑल इंडिया में। सही है जी। बात समझ आती है जी। सो ओवरऑल इनकी पॉपुलेशन भाई इतनी की थी कि किसी भी इलेक्शन में कोई ये तो नहीं हो सकता कि बहुत बड़ा ही कोई इनका सर्वाइवल हो जाए। सही है जी। सो 1892 के इलेक्शन में नो मुस्लिम, कोई नहीं जीत सका। 1895 फर्स्ट मुस्लिम, नवाब सलीमुल्लाह इलेक्टेड। 1898 अगेन नो मुस्लिम। सो ये जो 1890s की पॉलिटिक्स है, इसने कंफर्म कर दिया कि सर सैयद वाज राइट, कि इंडिया में डेमोक्रेसी, उसमें मुस्लिम्स के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं होगी अनलेस एंड अनटिल उनके लिए कोई सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ना हो। जब तक सेपरेट रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी तो मुस्लिम जो है वो पॉलिटिक्स में कोई इफेक्टिव रोल नहीं प्ले कर सकते। सो बुनियाद तो सर सैयद की थी। नाउ द पॉइंट इज दैट मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, उनको ये बात अपनी कम्युनिकेट करनी है जी। किसको? ब्रिटिश को। कि ब्रिटिश तक हमारी बात कम्युनिकेट हो जाए। तो एक तरफ तो मुस्लिम लीडरशिप, इसने MAO कॉलेज का प्रिंसिपल आर्क बोल्ड, उसके जरिए जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तक
अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की, और दूसरी तरफ 1904 से 1906 में इंडियन नेशनल कांग्रेस प्लस हिंदूज ऑफ इंडिया, ज़ाहिर सारे हिंदू तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में नहीं थे ना, इनकी तरफ से जो प्रोटेस्ट थे, जो इनकी तरफ से रिएक्शंस थे अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल, उसने भी फिर ब्रिटिश में एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा किया फॉर मुस्लिम्स कि हाँ यार सुनो इनकी बात। तो ये दो बड़े फैक्टर्स, एक तो आर्क बोल्ड की एफर्ट्स ऑफ आर्क बोल्ड, और दूसरी तरफ जो इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड हिंदू रिएक्शन था 1904 से 1906 तक। तो ये दो बड़े कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं कि जिन्होंने फिर ब्रिटिश गवर्नर जनरल को भी कंपेल किया कि जी ठीक है मिलते हैं इनके साथ, क्या इशू क्या है इनका। तो हमें काफी दफा पेपर्स में फिर इस फेज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है उसको डायरेक्ट जोड़ देते हैं विद पाकिस्तान, क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है इस फेज की 1892 से लेके 1906 की, इस फेज में जो भी डेवलपमेंट हुई है उसने जो मुसलमानों को सियासी शऊर डेवलप करवा के दिया है, उसी की बुनियाद पे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी, और उसी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने आपके गोल्स सेट किए। सो ये फेज पूरे का पूरा, चाहे भाई इसमें शिमला हो, पार्टीशन ऑफ बंगाल हो, या कोई और डेवलपमेंट, तो उसने बुनियादें जो है वो हमारे सियासी शऊर की, वो इसी फेज में मौजूद। सो हमें एक्यूज भी किया जाता है, पोजीशंस भी लगाई जाती हैं कि जनाब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो 1906 में बनी, या इवन जो शिमला का डेवलपमेंट है 1906 की, ये सब ब्रिटिश कॉन्स्पिरेसी थी। जाहिर है इंडियन नेशनल कांग्रेस करती है, हिंदूज करती है, बट द पॉइंट इज कि ये दो तरफ से, एक तरफ से तो जो उसके एमएओ कॉलेज के प्रिंसिपल का रोल, और दूसरी तरफ से कांग्रेस की पॉलिटिक्स की नेचर ऐसी थी विच कंपेल्ड ब्रिटिश कि भाई मुसलमानों की भी बात आप सुन लें। वरना अगर इतनी बड़ी साजिश होती तो 1892 से 1906 तक वेट क्यों करते? वो 1892 से ये साजिश चला देते, 1895 से चला देते, 98 से चला देते। सो एक तरफ तो ये कि भाई जो कुछ हुआ उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रोटेस्ट और उसके रिएक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। द क्वेश्चन इज कि फिर मुस्लिम लीडरशिप वो तो 1892 से ही जानती थी, सियासी शऊर तो आ गया था कि हमारे साथ क्या होगा, हम इलेक्शन ही जीत सकेंगे, तो इन्होंने 14-15 साल क्यों लगा दी? सो द पॉइंट इज कि ये कोई एक सिंगल लीडर, वन लीडर, उसका तो फैसला नहीं था कि जी चलो चलते हैं। ये 35 लोग थे जी, पूरे इंडिया में मुख्तलिफ इलाकों से। फिर ये आपस में भी तो कॉरेस्पॉन्डेंस करते थे, और उस वक्त कोई व्हाट्सएप या फेसबुक तो था नहीं, क्या वो जी एक ग्रुप बना लेते हैं तो इसमें कॉरेस्पॉन्डेंस कर लेंगे, अपने एक दूसरे का व्यू, लेटर राइटिंग करते थे एक दूसरे को, मीटिंग्स करते थे एक दूसरे के साथ। और 1898 तक तो सर सैयद वाज अलाइव, और सर सैयद बिलीव, आपको हमने लास्ट टाइम भी कहा था, वो तो बिलीव ही करता था रिएक्शनरी अलोफनेस में, याद है? तो इट वाज आफ्टर सर सैयद
खास तौर पे जब मुस्लिम लीडरशिप वो ज्यादा वाइब्रेंट हुई है। सही है जी। सो इसका भी फिर जवाब मौजूद है। सो द वेरी फर्स्ट डेवलपमेंट जहां से ये एस्पेक्ट जो है वो हमारा मुस्लिम पॉलिटिकल मूवमेंट का शुरू होता है, दैट इज शिमला डेपुटेशन। बट किसी भी डेवलपमेंट को पीपल के लेवल पर लेजिटिमेसी भी तो चाहिए होती है ना। यानी मुस्लिम्स ऑफ इंडिया वो शिमला डेपुटेशन में जो लीडर गया है क्या उसको ओन भी करते हैं, नहीं करते? क्यों जी? तो बिल्कुल करते हैं। अगर ये शिमला डेपुटेशन 1903 में हो जाता या उससे पहले हो जाता तो शायद मुस्लिम्स ओन ना करते, सपोज। बट 1904 से 6 में जो हिंदू कम्युनिटी और खास तौर पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो रिएक्शन है आम मुसलमान की तरफ, तो जनाब मोर देन 100,000 people signed that petition, जिसको शिमला डेपुटेशन के टाइम पर ब्रिटिश के सामने पेश किया गया कि भाई 1 लाख से ज्यादा मुसलमानों ने इस दरखास्त को साइन किया जो आपके पास लेके आए, मैं भी मुंह उठा के नहीं आगे। सो पॉलिटिकल लेजिटिमेसी यानी आम आदमी को भी मालूम हो गया था कि हमारे हकूक खतरे में पड़ गए। सो इस प्रिटेक्स्ट में जब ये शिमला पहुंची हैं तो जो फिर की पॉइंट्स हैं शिमला के, उनको फिर इवैल्यूएट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। की पॉइंट सारा नहीं देखने की जरूरत है, की पॉइंट्स जो हैं जिन जो मुस्लिम्स के लिए इंपॉर्टेंट थे। इन्होंने कहा जी एग्जेक्टिव काउंसिल जो जनाब है ना जी, उसमें मुस्लिम्स भी होने चाहिए। क्योंकि देखना 1892 में ऑल वर ये ब्रिटिश, तो यहाँ मुस्लिम भी होना चाहिए। फिर ये जो आपका लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर में 25% मुसलमानों की आबादी है, तो मोर देन 25% सीट्स इन असेंबली। प्रॉपरली कितने परसेंट वो मेंशन नहीं किया, लेकिन भाई मोर देन 25%। प्रीवियसली 6 से 8 है ना सीटें, एंड देवर नो फिक्स सीट्स फॉर मुस्लिम्स, नो फिक्सेशन। तो हमारी फिक्सेशन होनी चाहिए, और जब सीट फिक्स होगी तो फिर उस सीट पर मुस्लिम्स वुड वोट फॉर मुस्लिम्स, मीनिंग देयर बाय सेपरेट इलेक्टरेट्स। ये सेपरेट इलेक्टरेट्स तो वही जो सर सैयद सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की बात करता है। अभी सेपरेट इलेक्टरेट को समझना बड़ा जरूरी है, लेकिन पहले इस बाकी जरा पॉइंट्स देख लें। इसी तरह जुडिशरी, जुडिशरी में मुस्लिम जजेस, इनका जनाब इनकी अपॉइंटमेंट होनी चाहिए ताकि
मुस्लिम कवानीन के मुताबिक, इस्लामी कवानीन के मुताबिक फैसले हो सके। फिर मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी बनानी चाहिए। ये की पॉइंट्स हैं जो इसके। अब इन की पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ही सेपरेट इलेक्टोरेट्स का। तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स को फिर इसकी इंपॉर्टेंस इन इंडियन